नमस्कार नमस्कार। मैं राकेश चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बीम एजुकेशन पर। तो साथियों, पिछले कुछ समय से अपने भारतीय इतिहास का एक बड़ा ही शानदार वंश, एक शानदार टॉपिक गुप्त वंश की चर्चा कर रहे थे। गुप्त वंश के मोस्ट इंपोर्टेंट जो शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, रामगुप्त था। इनकी बड़ी बारीक और बहुत विस्तृत चर्चा करनी थी साथियों। अब इसके दो ही अब इसके दो ही इंपोर्टेंट शासक रहे हैं, उसकी चर्चा अपने इस क्लास में कर लेंगे। उसके पश्चात आगे अपने गुप्त जो प्रशासन था वो देखेंगे कि उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही थी। तो साथियों, आज एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है, शानदार शासक है, जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बड़ा अच्छा शासक है, महत्वपूर्ण शासक है, इसके अपने को चर्चा करनी ही पड़ती है। अब देखो, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। कौन था, कहां से आया था। तो पिता सभी को पता है, पिता कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। पिता चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। माता का नाम वही ध्रुवा देवी था, ध्रुवा देवी। इसकी अपनों ने चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार क्या हुआ था। अगर मैं बात करूं कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के कुछ शिलालेख हैं, कुछ अभिलेख हैं जो अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनसे प्रश्न पुटअप होने की संभावना बड़ी ही अच्छी है। तो कुछ शिलालेख हैं जो इसके बारे में अपने को जानकारी देते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों देखना, जो शिलालेख अपनों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, लगभग वही शिलालेख आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं उदयगिरी का शिलालेख, उदयगिरी, गढ़वा, सांची, मथुरा। अगर और मैं बात करूं तुमेन, मंदसौर, ये मंदसौर शिलालेख महत्वपूर्ण है साथियों। ये जो मंदसौर शिलालेख है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंदसौर शिलालेख भी बोला जाता है, इसको प्रशस्ति भी बोला जाता है। भी मैंने बता दिया था, प्रशस्ति किसे कहा जाता है? किसी एक राजा या किसी राजवंश की प्रशंसा में लिखे गए लेख, उसकी प्रशंसा, उसकी युद्ध के बारे में जो नीतियां थी, किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ये सब की जानकारी अपने को प्रशस्ति देती है। तो मंदसौर प्रशस्ति है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी ने पीछे एक प्रयाग प्रशस्ति पड़ी थी जो गुप्त साम्राज्य का एक अभिन्न अंग है, उसको ध्यान रखना। उसकी रचना हरिसेन ने की थी, वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। तो मंदसौर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तुमन, उदयगिरी, गढ़वा, सांची, मथुरा, ये कुछ इसके अभिलेख हैं। और गुप्त शासकों में एकमात्र ऐसा शासक, अब जरा ध्यान देना कि गुप्त शासकों में एकमात्र ऐसा शासक है जिसके गुप्तों में सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त की अगर बात आए तो कहीं समुद्रगुप्त मत कर देना, क्योंकि अपने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी बड़ी चर्चा कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को तो स्वर्ण युग तक कह दिया था अपनों ने, परंतु सर्वाधिक जो शिलालेख हैं वो कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं साथियों। कुमारगुप्त कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो 18 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो मोस्ट है उदयगिरी का, गढ़वा का, सांची का, मथुरा का, तुमेन का और मंदसौर का। अब इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, वो भी बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इनकी उपाधियों की चर्चा करते हैं साथियों अपने। इसकी कुछ उपाधियां हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। उन उपाधियों से अपने को इसके पराक्रम, शौर्य और वीरता का पता चलता है कि कौन कुमारगुप्त था। तो इसकी कुछ उपाधियां हैं। देखो, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। दोस्तों एक बात और ध्यान रख लेना
कि जो कुमारगुप्त है, गुप्तों में एकमात्र एक ऐसा शासक है जिसके बंगाल से भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं अपने को। गुप्तों में चाहे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके अपने को बंगाल से शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। उनमें से सिर्फ कुमारगुप्त एकमात्र एक ऐसा शासक है जिसके बंगाल से भी अपने को शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात करूं बंगाल से कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो जैसे दंत है, दामोदरपुरा, दंदेहम, दामोदरपुरा, ये बड़े ही महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। दंत है, दामोदरपुरम और बेग्राम, ये बड़े ही महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। ये बंगाल से मिले हैं। बस इतना ध्यान रख लेना कि गुप्तों में एकमात्र ऐसा शासक है जिसके लेख बंगाल से भी मिले हैं, तो कुमारगुप्त है। कौन कौन से मिले हैं? दंत है, दामोदरपुरा और बेग्राम। इनसे अपने को इसकी प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इससे इसके प्रशासनिक जो कार्य हैं, प्रशासनिक कार्यों की अपने को जानकारी प्राप्त होती है। तो इनका ये महत्वपूर्ण था। तो आगे इसकी बात करते हैं उपाधियों की। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। उन्हीं उपाधियों में से अपने कुछ उपाधियां पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी उपाधियों की, तो इसने सक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। सक्रादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। अगर मैं बात करूं इसको जो गढ़वा अभिलेख है उसके अंदर इसको परम भागवत कहा गया है। परम भागवत जैसी उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, नोट लगा के लिख लेना चाहिए कि परम भागवत की जो प्रथम उपाधि है, अर्थात गुप्त शासकों में परम भागवत जैसी उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति, इसका पिता या मैं कहूं चंद्रगुप्त सेकंड था। इसने तो इसके बाद में परम भागवत जैसी उपाधि धारण की थी। और इसने महेंद्रा द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसको महेंद्रा द्वितीय भी कहा जाता है। महेंद्रा द्वितीय, जिस प्रकार इसके पिता को विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी प्रकार कुमारगुप्त को महेंद्रा द्वितीय कहा जाता है साथियों। और मैं बात करूं जो तुमेन पढ़ा था उन्होंने, तुमेन ग्वालियर में है, तुमेन ग्वालियर यूपी में है। तुमेन के अंदर इस कुमारगुप्त को शीतकालीन सूर्य कहा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख या अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त को शीतकालीन सूर्य कहा गया है, तो वो तुमेन अभिलेख के अनुसार कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कुमारगुप्त अपनी जनता के लिए बड़े ही अच्छे कार्य किया करता था कि जिस प्रकार एक शीत में अर्थात सर्दी में एक सूर्य जिस तप का कार्य करता है, उसी प्रकार ये कुमारगुप्त अपनी प्रजा के लिए वैसे कार्य किया करता था। इसलिए इसको तुमेन अभिलेख में शीतकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है साहब। तो ये कुछ इसकी उपाधियों की बात थी। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, ज्यादा नहीं किया था जितना अपने पढ़ते हैं। जितना समुद्रगुप्त ने किया था, इसने विक्रमादित्य ने किया था, उतना विस्तार तो ये नहीं कर पाया। परंतु एक बात अच्छी रही कि इसको जो विरासत में जो राज्य मिला था, उसको खोया नहीं। इसकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान रख लेना। क्या है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी साहब। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुई थी। किसके समय? कुमारगुप्त के समय हुई थी साहब। अगर मैं बात करूं ये शिक्षा का बड़ा केंद्र कब बना था, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कब बना था, तो ये शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र है
वो जब आप अपने आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल है। हर्षवर्धन के समय ये शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो एक चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के समय ही आया था, हवेन च्वांग या हवेन च्वांग। ये अपने को जानकारी देता है कि एक सक्रादित्य नामक व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी साहब। तो सक्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त ने ही धारण की थी। इससे पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। शिक्षा का बड़ा केंद्र हर्षवर्धन के काल में बनता है। चीनी यात्रियों का क्रम ध्यान रखिएगा साथियों। फायान, इसके बाद में हवेन स्वांग, इसके बाद में इति सिंह। ये तीन तो ध्यान रख ही लेना, फायान, हवेन स्वांग और इति सिंह। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये हर्ष के समय आता है। ये हर्ष का जब आखिरी समय होता है, 7वीं शताब्दी के लमसम इति सिंह भारत के अंदर यात्रा करता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात चल रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कर दी थी और इसको आर्थिक सहायता के लिए इसने 200 गांव इसको क्या दे दिए थे? दान दे दिए। 200 गांवों का जो आर्थिक कर भार होगा वो इसे नालंदा विश्वविद्यालय को मिल जाएगा। तो ये बातें थी कुमार गुप्त की। आगे उल्लेख मिलता है कि इसके शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने इन पर आक्रमण किया था। पुष्यमित्र नाम की एक जाति थी, इसने इस कुमार गुप्त पर आक्रमण किया तो इसने अपने कुमार अर्थात युवराज, जिसका अपने आगे पढ़ेंगे सकंद गुप्त को इनके विरुद्ध भेजा। सकंद गुप्त ने सफलता पूर्वक इस पुष्यमित्र जो जाति थी इसका दमन कर दिया। आगे ही उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड 415 ईस्वी से लेकर 455 तक है। अब अपने सकंद गुप्त पढ़ने वाले हैं। सकंद गुप्त का टाइम पीरियड 455 से 467 है। अब ये सब जो अपने पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी सकंद गुप्त का एक अभिलेख है, बेतरी गांव का अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने आक्रमण किया। इसको दबाने के लिए सकंद गुप्त को भेज दिया। सकंद गुप्त ने सफलता पूर्वक इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। दमन करने के बाद जब समुद्रगुप्त वापस आता है तब आगे देखता है कि इसकी जो इसकी माता थी वो क्या हो चुकी थी? विधवा हो चुकी थी, अर्थात कुमार गुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। सकंद गुप्त वापस लौटता है और देखता है कि कुमार गुप्त की मृत्यु हो गई है। तो आगे साथियों उल्लेख मिलता है कि ये वापस लौटता है तो कुमार गुप्त की मृत्यु देखता है। तो एक ऐसा पुत्र है जिसको अपने पिता की मृत्यु का शोक बनाने का भी समय नहीं मिला। जैसे ही वापस लौटता है उधर से जो हूण थे, हूण एक विदेशी जाति थी जो अपनी बर्बरता और लूटपाट के लिए जानी जाती थी। तो उधर से हूण का एक शासक था खुशनवाज। हूण शासक खुशनवाज ने आक्रमण कर दिया किस पर? सकंद गुप्त पर। सकंद गुप्त वापस गया और उल्लेख मिलता है
इस भितरिकाम अभिलेख में कितना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी कांप उठी, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने हुणों का सर्वनाश कर दिया, हुण भाग गए। हुणों को मलेच्छ भी कहा गया है। इसमें मलेच्छ नाम से हुणों का उल्लेख अपने को इसमें मिलता है। अब आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त राजा बनने के बाद इसका शासनकाल आरंभिक दौर में आक्रमणों से गुजरा था, परंतु आगे शांति व्यवस्था बन गई थी। तो आगे साथियों उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील, देखो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा करवाया गया था। आगे चलकर सम्राट अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद आगे चलकर रुद्रदामन ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील बड़े ही महत्वपूर्ण है। सुदर्शन झील निर्माण पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था, जो चंद्रगुप्त का प्रांतीय अधिकारी था। ये है कहां पे? तो ये सौराष्ट्र के अंदर है। आगे चलकर स्कंदगुप्त का जो सौराष्ट्र का जो प्रांतीय अधिकारी था जिसका नाम है प्रणदत्त। स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र का प्रांतीय अधिकारी प्रणदत्त था। प्रणदत्त का पुत्र था चक्रपालित। इस चक्रपालित ने इस सुदर्शन झील का वापस पुनः निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था। तो ये कुछ बातें थी सुदर्शन झील की। तो दोस्तों आगे चलकर उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त के समय गुप्तों की स्थापना पुनः हुई थी, अर्थात उन्होंने अपनी जो प्रतिष्ठा थी वो उन्होंने अपनी पुनः स्थापित की थी। तो स्कंदगुप्त को गुप्तों का पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। वैसे तो गुप्तों का संस्थापक श्रीगुप्त ही था, 275 में इसने स्थापना की थी, परंतु इसको गुप्तों का पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये बातें थी स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त की। इससे ज्यादा इनकी कोई बातें नहीं है। आगे जितनी भी बातें आने वाली है साहित्य की, कला की, विज्ञान की, तो अपने गुप्त प्रशासन में पढ़ लेंगे साथियों। तो यहां तक जो गुप्त साम्राज्य है वो अपना पूरा हुआ। स्कंदगुप्त के पश्चात जितने भी शासक आए वो क्या थे? दुर्बल थे, निर्बल थे। इसके चलते इनका पतन हो गया। इनसे चलते हुए इनके आगे इनका पतन हो गया। तो साथियों आने वाली क्लास में अपने गुप्तों का प्रशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ कहा जाता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।